मूवी शुरू होती है और हमें 1988 का टाइमलाइन दिखाया जाता है, जहां अचानक ही एक नॉर्मल डे 3 लोगों की मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है, जहां उनकी आंख, नाक और मुंह से खून निकलता है, जो अपेरेंटली उनकी डेथ का रीजन बनती है। इसके बाद हमें मूवी के मेन कैरेक्टर थॉमस, उसके दोस्त मैडॉक्स और थॉमस के ब्रदर इन लॉ डिटेक्टिव हॉल्ट को दिखाया जाता है। थॉमस को कॉल आती है कुछ मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए और हमें पता चलता है कि थॉमस की वाइफ प्रेग्नेंट है। वो जल्द डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रही थी। थॉमस उसे प्रॉमिस करता है कि वो जल्द ही घर वापस आ जाएगा। इसके बाद थॉमस बाकी ऑफिसर्स के साथ क्राइम सीन पर पहुंचता है। वहाँ वो तीनों डेड बॉडीज की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इसे मर्डर केस बताते हैं, क्योंकि तीनों की मौत बिल्कुल सेम तरह से हुई थी और तीनों की गर्दन में कुछ होल्स भी थे। अब बॉडीज की एग्जामिनेशन के लिए उन्हें भेज दिया जाता है और डॉक्टर बताते हैं कि इन सभी की गर्दनों पर जो निशान है वो असल में किसी इंजेक्शन के हैं, लेकिन उन्हें अब तक ये नहीं पता चल पाया है कि उनकी मौत किस वजह से हुई है। जिसके बाद थॉमस और मैडॉक्स वहाँ से चले जाते हैं। तभी उन्हें न्यूज मिलती है कि किसी और लड़की पर भी सेम तरह से हमला हुआ है और उसकी गर्दन पर भी वैसा ही निशान है, लेकिन वो लड़की अभी भी जिंदा है। तो इसीलिए दोनों फौरन से उस क्लब में जाते हैं जहाँ पर वो लड़की थी। इतने में हॉल्ट भी वहाँ पर आ जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान लड़की बताती है कि उस पर एक लड़की ने अटैक किया था, जिसने की ब्लू हुडी पहन रखी थी, लेकिन वो कुछ और बता पाए इससे पहले ही उसकी भी मौत हो जाती है। जिसके बाद पुलिस टाउन के सभी ब्लैक लड़कियों की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है जिन्होंने ब्लू हुडीज पहन रखी थी। वहीं दूसरी तरफ थॉमस की गाड़ी के सामने एक लड़की आती है जिसने भी ब्लू हुडी पहन रखी थी और वो काफी सस्पिशियस भी लग रही थी। तब थॉमस उसका पीछा करता है और वो लड़की भी उसे देखकर भागने लगती है। तभी मैडॉक्स वहाँ पर आकर उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की बुरी तरह से उसका पैर तोड़ देती है। लेकिन थॉमस वहाँ आकर उस पर गन पॉइंट करता है। तब वो लड़की उसे उसका फ्यूचर बताने लगती है। वो उसे उसकी बेटी के लिए कांग्रेचुलेट करती है और साथ बताती है कि उसकी वाइफ जल्द मरने वाली है। इससे थॉमस काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद इन दोनों में फाइट होती है, मगर वो लड़की थॉमस के हैंडकफ से ही उसे वहीं पर बांध देती है। लेकिन इससे पहले कि वो जा पाए, थॉमस को वो इंजेक्शन मिल जाता है जो कि वो अपने विक्टिम्स को लगाती है और थॉमस उसके पैर पे वही इंजेक्शन मार देता है, जिससे कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा ट्रेन के सामने जाकर गिरती है। इस तरह उसकी मौत हो जाती है। थॉमस को समझ में नहीं आता कि अभी इस वक्त यहाँ पर क्या हुआ है और तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उसकी वाइफ को लेबर रूम में ले जाया गया है। जिसके बाद थॉमस और हॉल्ट हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ से पता चलता है कि उसकी बेटी हुई है। वो बहुत ही खुश होता है और साथ में सरप्राइज भी, क्योंकि उस लड़की ने भी यही प्रेडिक्शन की थी। इसी बीच थॉमस को पता चलता है कि उस लड़की के हाथ में उन्हें एक बुलेट मिली है। तभी डॉक्टर वहाँ पर आते हैं और वो थॉमस को बताते हैं कि डिलीवरी के दौरान उसकी वाइफ की मौत हो चुकी है और ये सुनकर थॉमस बिल्कुल टूट जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें 9 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हम थॉमस की बेटी एमी को देखते हैं, जो कि अब बड़ी हो चुकी है। वही न्यूज में हम देखते हैं कि शहर में हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये उसी लड़की से रिलेटेड है जिसकी 9 साल पहले मौत हुई थी, क्योंकि उसकी मौत के बाद पुलिस ने केस को क्लोज कर दिया था और उस पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी। अपनी वाइफ के बर्थडे पर थॉमस एमी को उसकी ग्रेव पर ले जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी ग्रेव पर पहले से ही फूल पड़े हुए हैं। ये देखकर थॉमस इस बारे में हॉल्ट और मैडॉक्स से पूछता है, तो वो बताते हैं कि उन्होंने ये फूल नहीं रखे हैं। तभी उसे एक और मर्डर के बारे में पता चलता है और इस आदमी का खून बिल्कुल वैसे ही हुआ था जैसे 9 साल पहले मर्डर हुए थे और उसकी नेक पर भी वैसे ही निशान थे। अब सीसीटीवी फुटेज देखने पर उन्हें वैसे ही ब्लू हुडी वाली लड़की दिखती है, मगर उसे वो एक कॉपी कैट समझते हैं जो कि बस उस रियल किलर को कॉपी करके मर्डर कर रही थी। मगर थॉमस को अब भी शक था, इसीलिए वो दोबारा से उस केस की फाइल्स को ओपन करता है और उस लड़की के सामान में से उसे एक की मिलती है। तभी उसे कॉल आती है और उसे पता चलता है कि एक और औरत का भी सेम तरह से मर्डर हुआ है। वहाँ पर पहुंचकर थॉमस देखता है कि उस लेडी के पास एक बुक है और ये बुक थोड़ी सी स्ट्रेंज है, क्योंकि ऐसी ही बुक उन्हें सभी विक्टिम्स के पास से मिली थी। अब पुलिस स्टेशन में थॉमस की कुलीग उसे बताती है कि ये की एक प्लेन की है जिसे 1 साल पहले बनाया गया था। इस
पर थॉमस हैरान हो जाता है कि अगर ये प्लेन 1 साल पहले बनाया गया था तो उस लड़की के पास इसकी चाबी कहाँ से आई। यहाँ पर थॉमस की कुलीग उसे एक नंबर भी देती है जो कि उस जगह का था जहाँ वो एयरक्राफ्ट रखा गया है। इसके बाद थॉमस और मैडॉक्स उस जगह के लिए निकल जाते हैं। तभी उनकी मुलाकात नवीन राव से होती है जो कि एक साइंटिस्ट है और वो उन्हें ब्लड मून और सुपर मून की थ्योरी के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि हर 9 साल में एक ऐसा दिन आता है कि जिस दिन मून की ग्रेविटी फोर्स इतनी बढ़ जाती है जिससे कि एक ब्रिज बनाया जा सकता है और हम अपने पास्ट में जा सकते हैं। वो बताते हैं कि आज से 9 साल पहले भी जितने मर्डर हुए थे वो भी ब्लड मून वाले दिन ही हुए थे, मगर थॉमस और मैडॉक्स को इसकी बात फजूल लगती है। अब जब ये लोग उस एयर बेस जाते हैं तो वहाँ पर थॉमस को अचानक फिर से वो लड़की दिखती है जिसे उसने 9 साल पहले देखा था। वो थॉमस पर गन पॉइंट करती है और थॉमस बिल्कुल हैरान रह जाता है। तभी मैडॉक्स भी उस पर गन पॉइंट करता है मगर वो लड़की गलती से उसे शूट कर देती है। तभी वहाँ बाकी पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं जिनसे बचने के लिए वो लड़की थॉमस को लेकर वहाँ से निकल जाती है और वो उसी प्लेन के जरिए वहाँ से एस्केप करती है। यहाँ वो लड़की उसे बताती है कि वो जो कुछ भी कर रही है वो एक बहुत बड़ी तबाही को रोकने के लिए कर रही है। फिर वो उसे वही ब्लड मून वाली थ्योरी बताती है कि कैसे वो टाइम ट्रेवल करके टाइम में पीछे आ सकती है, जिसके बाद वो उस प्लेन को पानी में लैंड कर देती है। थॉमस किसी तरह से किनारे तक आ जाता है और पुलिस को वो प्लेन बीच के किनारे मिलता है जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका था। थॉमस से इन्वेस्टिगेशन की जाती है और थॉमस बताता है कि वो लड़की फ्यूचर से आई थी, हम उसे कभी भी नहीं पकड़ सकते। जिसके बाद हमें साल दिखाया जाता है 2006, जहाँ पर थॉमस अपनी गाड़ी में रहकर ही इस केस को सॉल्व करने में लगा हुआ था। वो डॉक्टर नवीन को भी ढूंढने की कोशिश कर रहा था मगर वो भी कहीं गायब हो गए थे। थॉमस की बेटी अब काफी बड़ी हो गई थी लेकिन अपने फादर के साथ रहने के बजाय वो अपने अंकल हॉल्ट के साथ रहती है। उधर थॉमस को एक आदमी हेरोल्ड की डेथ के बारे में पता चलता है जो कि 1998 में हुई थी मगर उसकी डेथ रजिस्टर्ड नहीं थी, इसीलिए वो हेरोल्ड की कब्र पर जाकर उसे खोदने लगता है और फिर उसे वहाँ पर उसका स्कल मिलता है जिसने भी वैसे ही निशान वो देखता है जैसे कि बाकी की डेड बॉडीज के सर पर थे। इसके बाद थॉमस हेरोल्ड की वाइफ से मिलने जाता है। उसकी वाइफ बताती है कि मरने से पहले हेरोल्ड एक नेशनलिस्ट मूवमेंट चला रहा था। उस मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए उसने एक बुक भी लिखी थी और तब थॉमस नोटिस करता है कि हेरोल्ड का भी उन्हीं लोगों से कनेक्शन था जिनकी डेथ 1988 और 1987 में हुई थी। हेरोल्ड की वाइफ बताती है कि थॉमस की एक्स वाइफ आज भी वो ग्रुप चलाती है। अब क्योंकि आज रेड मून था तो इसीलिए थॉमस इससे क्लू लेता है कि शायद अगली बारी अब हेरोल्ड की एक्स वाइफ की है। अब थॉमस को फाइनली सब कुछ समझ आ जाता है और वो ये सारी बातें हॉल्ट के साथ शेयर करता है मगर हॉल्ट उस बात पर यकीन नहीं करता। तब थॉमस चालाकी से हॉल्ट का बैग अपने पास रख लेता है और सीधा हेरोल्ड की एक्स वाइफ के घर जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि वो ऑलरेडी मर चुकी है और वहीं उसे वो ब्लू हुडी वाली लड़की भी मिलती है जो वहाँ से भागने लगती है और तब थॉमस उस पर फायर करता है जो गोली उसके हाथ पर लगती है और इस तरह हमें पता चलता है कि 1998 में जब उसका मर्डर हुआ था तो उसके हाथ से जो गोली मिली थी वो दरअसल थॉमस की ही गोली होती है। अब थॉमस उसका पीछा करते हुए वो देखता है कि वो लड़की सीवर लाइन में चली जाती है जहाँ थॉमस भी उसका पीछा करता है। अंदर उसे वो टाइम मशीन दिख जाती है। तभी एक तेज रोशनी आती है और वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। उसी वक्त पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और उन्हें लगता है कि थॉमस ने उसे मार दिया था, इसीलिए वो उसे पकड़ लेते हैं और वहीं हम डॉक्टर नवीन को भी देखते हैं जो कि दूर से सब कुछ देख रहे थे। अब इसके बाद 9 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर नवीन कुछ पिग्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। वो उन्हें कुछ इंजेक्शन लगा रहे थे और ये इंजेक्शन वही थे जिसका यूज वो लड़की लोगों को मारने के लिए करती थी। वहीं दूसरी तरफ थॉमस को दिखाते हैं जो कि अभी भी इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगा हुआ था। वो अब उसी सीवर के पास रहता है ताकि जब वो लड़की वापस आए तो वो उसे पकड़ सके। आज के दिन थॉमस की बेटी एमी की डिलीवरी भी होती है मगर वहाँ जाने के बजाय वो वही उस लड़की के आने का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि आज का दिन ब्लड मून का दिन था और जैसा कि थॉमस ने सोचा था वो लड़की इसी टाइम में ट्रेवल करती है। जैसे ही वो वहाँ पर आती है तो थॉमस उसे गन पॉइंट पर लेता है और उसे सच्चाई पूछता है जिसके बाद मूवी का प्लॉट रिवील होना शुरू होता है। तो लड़की बताती है कि उसका नाम रे है और वो और कोई नहीं बल्कि एमी की बेटी है और थॉमस उसके ग्रैंडफादर हैं। वो कहती है कि थॉमस के कहने पर ही वो डिफरेंट टाइमलाइंस में ट्रेवल करके लोगों को मारती है। अब थॉमस बहुत ही कंफ्यूज था लेकिन साथ ही अपनी पोती के बारे में जानकर वो इमोशनल भी हो जाता है। वो कहता है कि 1988 में उसने उसे मार दिया था
तो अब वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो टाइम में और पीछे ना आ जाए, लेकिन रे उसे कहती है कि ये चीजें ऑलरेडी होने वाली हैं या हो चुकी हैं। इसीलिए रे वहाँ से चली जाती है लोगों को मारने के लिए, जिसके बाद हम मूवी को कॉन्सेप्ट समझ पाते हैं। तो जब रे 9 साल की होती है तब एक आदमी यूएस के शहर पर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिसमें कि 11,000 लोग मारे जाते हैं और आगे जाकर फ्यूचर में सिविल वॉर शुरू हो जाती है और पूरी दुनिया की कंट्रीज 2 साइड्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिस वजह से पूरी दुनिया तबाह होने की कगार पर थी। और इसी तबाही को रोकने के लिए डॉक्टर नवीन राव ने ब्लड मून थ्योरी के अकॉर्डिंग एक मशीन बिल्ड की, जिससे कि वो रे को 9 साल के गैप के हिसाब से टाइम में पीछे भेजते हैं और ये उन लोगों को मारती है जिनकी वजह से सिविल वॉर शुरू हुई है, जैसे कि हेरोल्ड। क्योंकि अगर हेरोल्ड ने वो बुक ना लिखी होती तो उसके फॉलोअर्स ये सब ना करते और ना ही कभी वो ब्लास्ट होता। अब इस टाइमलाइन से सिर्फ पास्ट भी जा सकते हैं, इसीलिए अगर रे एक दफा टाइम में वापस चली गई तो वापस से फ्यूचर में नहीं आ पाएगी और इस तरह वो पास्ट में जाकर उन सभी लोगों को मारती है जिसने कि हेरोल्ड की वो बुक पढ़ी थी। और जब ये सभी लोग मारे जाएंगे तो फ्यूचर में कोई भी सिविल वॉर नहीं होगी। थॉमस ये सब जानकर बहुत ही हैरान था। तभी उसे याद आता है कि आज उसकी बेटी की डिलीवरी है और वो हॉस्पिटल जाता है जहाँ एमी को लड़की होती है और ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि रे ही होती है। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।